हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश डायमंड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक परीक्षा 2014 में पूछे गए सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो यह वीडियो जो है बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी सिलेबस जो है 9th और 10th का ही रहता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। यह वीडियो डिफेंस की तैयारी कर रहे और एसएससी एग्ज़ाम और रेलवे एग्ज़ाम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को कवर भी किया गया है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल नीतीश डायमंड को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस चैनल पे हम आपको विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को हम आपको कवर कराते हैं। हमारा पहला सवाल है, कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब आपके उत्तल लेंस में बनता है। अब उत्तल लेंस क्या होता है? तो वैसा लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, वैसे लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। और ऐसा लेंस जो बीच में पतला होता है और दोनों किनारे पर मोटा होता है, वैसे लेंस को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आँख का निकटतम बिंदु क्या होता है, तो वह भी 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आँख का दूर बिंदु क्या होता है, तो आँख का दूर बिंदु अनंत होता है, इसे भी आप याद रखें। सवाल नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी हो? इलेक्ट्रिक स्टोव जो होते हैं, इन सभी में जो हीट होने वाले वायर्स होते हैं, तार होते हैं, वो नाइक्रोम के बने होते हैं और ये हीट हो करके ऊष्मा देने का काम करते हैं। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि ये विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करते हैं? नाइक्रोम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट सवाल है आपका, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो जो बायोगैस होते हैं उसका मुख्य घटक मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र आपका हो जाता है CH4। कभी कभी आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि पेट्रोलियम का मुख्य अवयव क्या होता है? तो पेट्रोलियम के जो मुख्य अवयव होते हैं वो ब्यूटेन होते हैं। साथ ही साथ इसमें एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों पाए जाते हैं, जिसमें ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? तो ब्यूटेन का सूत्र हो जाता है C4H10। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 5, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो यह किस प्रकार का लेंस है? देखिए 5 डायोप्टर है, +5 लिखा हुआ है और जैसे ही आपको प्लस का चिन्ह दिख जाए तो इसमें जो है सो आप बिना कुछ सोचे उत्तल लेंस लगा देंगे। और अगर आपको लेंस की क्षमता लिखा हुआ माइनस, मान लीजिए अगर कुछ 5 डायोप्टर हैं, तो यह कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। तो चिन्ह देख करके आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस की पहचान कर सकते हैं। अगर प्लस लगा हुआ है तो उत्तल लेंस होगा और अगर माइनस लगा हुआ है तो अवतल लेंस होगा। सवाल नंबर 6 है आपका। सवाल नंबर 6 में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम आपको सही कर देते हैं। सवाल इसमें आपको दिया गया है, CnH2n यह किस हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है या फिर इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको हम लोग एल्कीन कहते हैं। CnH2n यह किसका सूत्र होता है? एल्कीन का सूत्र होता है। साथ ही साथ अगर आपको एल्केन और एल्काइन का सूत्र पता है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए इसके लिए हम आपको बता देते हैं। एल्केन का सूत्र हो जाता है आपका CnH2n+2 और एल्काइन का हो जाता है CnH2n-2। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 7, इसमें आपसे पूछा गया है, CH3Cl का IUPAC नाम क्या होगा? तो CH3Cl का IUPAC नाम हो जाता है मिथाइल क्लोराइड। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। लिथियम एवं पोटेशियम परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या होगा? तो देखिए लिथियम का जो परमाणु
द्रव्यमान होता है वह आपका हो जाता है 7, और पोटेशियम जिसका संकेत K होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 39। तो इस दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 7 + 39 हो जाता है। दोनों को ऐड करेंगे और इसका हमें औसत निकालना है तो 2 से भाग देंगे तो ये आ जाता है आपको 39 7 46/2 यानी कि 23। तो लिथियम एवं पोटेशियम के द्रव्यमानों का औसत क्या होगा? 23 हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 23 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। सवाल नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें, मतलब हमें इस समीकरण को संतुलित करना है। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? समीकरणों को संतुलित करने के लिए बाएं तरफ और दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। तो इसका आंसर आपको दे दिया गया है ऑलरेडी। इसमें आप HCl में 4 लगा दें और दाएं तरफ आप H2O में 2 लगा दें तो आपका समीकरण संतुलित हो जाता है। सवाल नंबर 10, तनुकरण किसे कहते हैं? तो देखिएगा, ये तनुकरण क्या होता है? किसी भी अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर उसमें हाइड्रोजन आयन, इसको हम थोड़ा शुद्ध करके लिख देते हैं H+ ऐसे लिखा जाता है, या OH हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता घटने लगती है तो इस प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है। सवाल नंबर 11 को देखते हैं। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का एक एक उदाहरण आपको लिखना है कि धोने का सोडा जो है इसका उपयोग कहाँ पे होता है और बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पे होता है। सबसे पहले हम आपको धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र बता देते हैं। देखिए गाइस, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि धोने का सोडा जो होता है उसमें रवा जल की संख्या कितनी होती है? धोने के सोडा में रवा जल की संख्या 10 होती है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है जिसे हम लोग खाबर सोडा भी कहते हैं, इसका सूत्र हो जाता है NaHCO3। अब इसका एक एक आपको उदाहरण देना है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो धोवन सोडा का उपयोग जो होता है हम लोग इसको कपड़े के विरंजन में करते हैं। बेकिंग सोडा यानी खाबर सोडा का उपयोग पकवान को बनाने में करते हैं। सवाल नंबर 12, परजीवी किसे कहते हैं? तो परजीवी का मतलब होता है वे सभी जीव या पेड़ पौधे जो अपने पोषण के लिए अन्य जीव या पौधों पर आश्रित होते हैं तो उन्हें हम लोग परजीवी कहते हैं। परजीवी के अंतर्गत सभी उच्च श्रेणी के जीव आ जाते हैं, जैसे मनुष्य और जो भी उच्च श्रेणी के जीव गाय भैंस होते हैं, ये सभी के सभी परजीवी कहलाते हैं। सवाल नंबर 13 को देखते हैं। अनुवांशिक के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही सबसे पहले अनुवांशिकता को साबित करने के लिए इन्होंने एक पौधे का चयन किया था जिसका नाम क्या था? मटर का पौधा। तो इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था, ये भी आप याद रखें। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधा का चयन किया था और यह एक बगीचे का पौधा था। सवाल नंबर 14 को देखते हैं। यह सवाल जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन क्या होता है? तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना ही निषेचन कहलाता है। निषेचन का परिभाषा आप इस प्रकार भी दे सकते हैं, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का मिलना निषेचन कहलाता है। तो निषेचन की क्रिया में जब शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म जिसे हम लोग कहते हैं, शुक्राणु जब अंडाणु से आकर के मिलते हैं तो इसके मिलने की क्रिया को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। और जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन के फलस्वरूप जो है युग्मनज का निर्माण होता है, ये भी आप याद रखें। और इसमें शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों युग्मक कहलाते हैं।
तो जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप युग्मक का निर्माण होता है और ये युग्मक धीरे धीरे विकसित हो और ये युग्मक जो होते हैं ये धीरे धीरे विकसित हो करके शिशु में बदल जाते हैं। और हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि ये जो हैं इनको हम तब तक शिशु नहीं कहते हैं जब ये बच्चे माँ के पेट में होते हैं। जब तक बच्चे माँ के पेट में होते हैं तब तक इसे भ्रूण के नाम से जाना जाता है और जब बच्चे जन्म ले लेते हैं उसके बाद उन्हें शिशु कहा जाता है। चलिए आपके लिए एक सवाल है, आपको बताना है मनुष्य के कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल नंबर 15 को देखते हैं। मानव निर्मित किसी एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का नाम लिखना है। तो ऐसे पदार्थ का नाम हमें लिखना है जो जीवों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं। तो इसमें ढेर सारे पदार्थ आपके आ जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ये सभी के सभी जैव निम्नीकरणीय होते हैं। या फिर हम लोग जो भी कागज का इस्तेमाल करते हैं ये भी जैव निम्नीकरणीय होते हैं। या फिर जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं वो सभी जैव निम्नीकरणीय होते हैं। जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ जिसको जीव अपघटित कर सकते हैं और ऐसे पदार्थ जो होते हैं ये वायुमंडल को काफ़ी कम प्रदूषित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 16, रक्त किस तरह का ऊतक है। तो रक्त जो होता है यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि संयोजी ऊतक होता है। तो इसको हम लोग तरल संयोजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। चलिए रक्त के बारे में हम लोग और कुछ जान लेते हैं। रक्त मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो रक्त मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक RBC, 2 WBC, 3 प्लेटलेट्स। चलिए अब तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पस, इसे आप लिख लेंगे। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पस। और प्लेटलेट्स को तो हम लोग प्लेटलेट्स से ही कहते हैं, या फिर इसको बिम्बाणु भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम बिम्बाणु भी होता है। अब RBC के बारे में हम आपको बताते हैं। RBC मतलब लाल खून जो होता है यह किसके कारण लाल होता है। तो यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको लिखने के अलावा जो भी हम आपको एक्स्ट्रा बताते हैं उसे आप अपने कॉपी में नोट भी करते जाएं, तो यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जो चीज़ हम आपको लिख करके नहीं बताते हैं और इस तरह से हम बोल देते हैं तो उसे आप कॉपी में भी नोट करते जाएंगे। RBC जो होता है इसका रंग लाल होता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि लाल खून जो होता है यह किसके कारण लाल होता है। तो यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन में जो होता है आयरन की मात्रा होती है और इसी के मदद से हीमोग्लोबिन बनता है। और अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो इसके कमी से एक रोग होता है जिसे हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। अब RBC का जीवन काल कितना होता है। तो RBC का जो जीवन काल होता है यह कुल मिलाकर के 120 दिनों का होता है। RBC का कार्य क्या है। तो यह हमारे शरीर में O2, CO2 और हार्मोन्स को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। साथ ही साथ यह हमारे शरीर में एंजाइम जो पाए जाते हैं उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम जो एंजाइम पाए जाते हैं उसे भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। हमारे शरीर में WBC का काम क्या है। WBC का काम होता है हमारे शरीर में जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उसे यह ख़त्म करने का काम करता है, यानी कि यह रोग प्रतिरोधक के रूप में काम करता है। प्लेटलेट्स क्या मदद करता है। तो कभी कभी हमारे शरीर में कुछ भाग अगर कट जाते हैं तो हमारे शरीर से खून निकलने लगते हैं और वह खून आप देखते होंगे धीरे धीरे जो होता है जम जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। तो ब्लड में प्लेटलेट्स पाया जाता है और जब यह
बाहर में आकर के हवा से अभिक्रिया करता है, तो हवा से अभिक्रिया करके यह चिपचिपा पदार्थ बना लेता है, जिसके कारण खून जो होते हैं वह शरीर के बाहर जम जाते हैं। चलिए अब हम लोग ग्रुप बी की तरफ चलते हैं। यहाँ से कुल मिलाकर के आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं और इसमें 4 ऑप्शन भी मिलते हैं। तो ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं ये बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चों क्लास 10th के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और सुनें, साथ ही साथ आप इसका नोट भी बनाते जाएं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। यह वीडियो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपका पहला सवाल है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहे के छड़ का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहे के छड़ का प्रयोग करते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। पीतल क्या होता है? तो पीतल एक मिश्र धातु होता है। यह किसका मिश्र धातु है? तो यह तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। पीतल, कॉपर यानी कि तांबा और Zn जिंक का मिश्र धातु है। तो यह सवाल भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं और इसे आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सी होती है? मतलब वह 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है या 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है या फिर 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है या फिर 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो देखिए हमारे घरों में जो बिजली आती है वह 220 वोल्ट की होती है और 5 एम्पियर की होती है। और यह जो धारा होती है हमारे शरीर में यह अल्टरनेटिव करंट होती है, यानी कि एसी करंट होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा सवाल है आपका, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो हमारे आँख में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हमारे आँख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कॉर्निया क्या होता है? तो यह आँख का सबसे अगला भाग होता है जिसे दान किया जाता है। पुतली किसे कहते हैं? तो पुतली के माध्यम से हमारे आँख के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है और इसका आकार बढ़ते घटते रहता है और इसका आकार को बढ़ाने घटाने का काम करता है आइरिस, जिसे हम लोग परितारिका भी कहते हैं। सवाल नंबर 4, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु होते हैं। तो स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है और स्वस्थ आँख के लिए निकटतम बिंदु क्या होता है? तो वह 25 सेंटीमीटर होता है। 5वां सवाल है आपका, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन सबसे पहले हम कहते किसको हैं? तो ऐसे ईंधन जो पेड़ पौधे या फिर जीव जंतुओं के मरने के पश्चात बनते हैं और वो धरती के अंदर चले जाते हैं और लाखों साल के बाद वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ऐसे ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो इसका वास्तविक स्रोत क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चंद्रमा भी नहीं होगा, सूर्य भी नहीं होगा, यानी कि इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 6ठा सवाल है आपका, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो है इसकी खोज जो है सबसे पहले फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसे आप याद रखें। 7वां सवाल है आपका, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो निकट की वस्तु हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि दूर की वस्तु को हम लोग देख पा रहे हैं। तो अगर हम याद रखिएगा, इसे याद करने का तरीका क्या होता है, हमें जहाँ की वस्तु दिखाई देती है
वही हमें दोष होता है। यानी कि अगर हमें दूर की वस्तु निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, मतलब दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि हमारा जो आँख है उसमें दूरदृष्टि दोष है। और अगर आपको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो आपके आँख में निकट दृष्टि दोष होगा। तो यह याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। समीकरण CaCO3 गिव्स डेट CaO + CO2 प्रकार का समीकरण कैसा है? तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इसे आप देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, यानी कि यह एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट सवाल है, देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 9। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? तो साग सब्जियां विघटित हो जाते हैं तो इसमें जो है एनर्जी निकलती, यानी कि इसमें जो है ऊर्जा बाहर निकलता है, मतलब यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा जो होते हैं लिए जाते हैं, यानी कि हम उस किसी चीज़ को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तब अभिक्रिया होती है, तो इसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक हैं? चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, ये तीनों के तीनों जो होते हैं एक ही तरह के यौगिक होते हैं, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र एक ही होता है, CaCO3। जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका रासायनिक सूत्र अलग होता है, यानी कि इसमें सबसे भिन्न आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पता है तो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको इसका सूत्र भी बता देते हैं। इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O, या CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। सवाल नंबर 11। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षार का जो pH मान होता है वह 7 से लेकर के 7 से अधिक और 14 से कम, यानी कि 7 से 14 के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 12। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन जो होता है यह कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है और यह एक अधातु है। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है, तो पारा जो होता है यह कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, जो एक धातु है। तो दोनों आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप अपने कॉपी में नोट्स में इसको आप नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। सवाल नंबर 13। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन जो होता है इसके मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। अगला सवाल है आपका, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है। और आप याद रखिए, अगर आपको आबंध याद रखना है, यानी कि बंधन की संख्या याद रखना है, तो उसके लिए आप उसका संयोजकता याद रखेंगे तो आपको आसानी से उसका बंधन याद रहेगा। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, यानी कि इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल। सवाल नंबर 15। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पेड़ पौधे, ये उपभोक्ता नहीं होते हैं। नीले हरे शैवाल, ये भी नहीं होते हैं। जंगली जानवर, तो जंगली जानवर जो होते हैं इसे हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। फिर फूल आपका उपभोक्ता नहीं होता है। उपभोक्ता किसको कहते हैं? तो वे सभी जीव या पौधे जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि वे सभी जीव जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो वैसे जीवों को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। तो इसमें जो है जंगली जानवर आपका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 16। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक जो होता है वो मृतजीवी पोषण करते हैं, यानी कि कवक में मृतजीवी पोषण होता है। सवाल नंबर 17। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो यह सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह बहुत बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे कि मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन की क्रिया 2 चीज़ों में होती है, एक तो ईस्ट में होता है और दूसरा हाइड्रा में होता है। तो ये दोनों आप याद रखें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
सवाल नंबर 18, मानव में डायलिसिस थैली है। तो डायलिसिस थैली किसको कहा जाता है? तो नेफ्रॉन जो होता है इसको हम लोग डायलिसिस थैली कहते हैं। अब नेफ्रॉन यह किसका यूनिट होता है? तो नेफ्रॉन जो होता है यह किडनी का यूनिट होता है, यानी कि किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन का काम क्या होता है? तो यह हमारे शरीर में जो भी ब्लड में उपस्थित जो भी पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उसको यह छानने का काम करता है। अगर आपसे न्यूरॉन के बारे में पूछा जाए तो न्यूरॉन हमारे शरीर का सबसे लंबा कोशिका होता है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। और न्यूरॉन का काम क्या होता है? तो यह हमारे शरीर में संवेदनाओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है। अगर आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में कुछ पूछ ले तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका काम हमारे शरीर में ऊर्जा बनाना होता है, इसीलिए कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और देखिए नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन आपका कुछ इस तरह का दिखता है, जबकि तंत्रिका कोशिका कुछ इस तरह का दिखता है। नेफ्रॉन जो है यह किडनी की इकाई होती है, किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है, जबकि तंत्र का सबसे छोटा इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होता है। सवाल नंबर 19 है आपका, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में जो है लैंगिक जनन, मुख्य रूप से पुष्पी पौधों में जो जनन अंग होते हैं वो फूल होते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। जिन पौधों में फूल पाए जाते हैं उसी पौधों में लैंगिक जनन देखने के लिए मिलते हैं, और जिस पौधों में फूल नहीं होते हैं उसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। चलिए हम लोग अंतिम सवाल नंबर 20 को देखते हैं। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ आपका सूखे घास पत्ते, हाँ ये बिल्कुल सही जवाब है। सूखा घास का पत्ता जो है यह जीवों के द्वारा अपघटित हो सकता है। बाकी पॉलीथीन, रबर और प्लास्टिक के बने जो बोतल होते हैं वह जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसको जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल डिफेंस लवर के नाम से चलता है, तो इसमें आप ज्वाइन हो करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमारे साथ आप कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं और इसी तरह का जो है साइंस का आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना चाहते हैं तो नीतीश डायमंड नाम से हमारा चैनल चलता है, इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए पिछले वीडियो में हमने आपसे 2 प्रश्न पूछा था जिसका जवाब हम आपको दे देते हैं। पहला सवाल था आपका, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क किस क्रिया से संबंधित होता है? तो मनुष्य में वृक्क जो होता है यह उत्सर्जन की क्रिया से संबंधित होता है। दूसरा सवाल था आपका, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त कण जो होता है उसका जीवन काल। अब ये रहा आपका आज का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला सवाल है आपका, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका जवाब आपको देना है। और साथ ही साथ नेक्स्ट सवाल है आपका, मनुष्य के आँख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देंगे।